हेलो गाइस, वेलकम अगेन। माई सेल्फ अनुष्का एंड हम एमिली डिकिंसन की पोम कवर कर चुके हैं। अब हम इनकी इम्पॉर्टेंट थीम्स और क्रिटिक्स की बातों को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। पोम की थीम क्या है? ग्रीफ एंड ट्रॉमा जो पोएट को होता है, इमोशनल नमनेस और पैरालिसिस, इमोशनल पेट्रिफिकेशन। यहाँ पे वर्ड यूज किया गया इमोशनल पेट्रिफिकेशन। इट मीन्स हार्ड हो जाना इमोशनली। टाइम एंड डिसोरिएंटेशन, हमें टाइम का पता नहीं चलता। लाइक यस्टरडे यहाँ पे यूज किया गया था फर्स्ट सेंचुरी में कि ये जो बात हुई ये यस्टरडे की है या फिर 100 साल पुरानी है। सो वी लूज दी ओरिएंटेशन ऑफ टाइम। बॉडी वो मशीन की तरह की, हम जो काम कर रहे हैं वो फॉर द सेक ऑफ डूइंग कर रहे हैं। एक्चुअली हम उसे करना चाहे ना करना चाहे, वी डोंट हैव एनी आइडिया। फॉर्मेलिटी और रिचुअल की बात करते हैं। नेचर इज मेटाफोर फॉर सफरिंग। स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस अंडरटोन्स का यूज किया गया है यहाँ पे। अल्यूशन का यूज किया गया है यहाँ पे। क्राइस्ट के बारे में बात की गई है, ठीक है। मेमोरी एंड सर्वाइवल की बात करी गई है। लास्ट स्टैंजा पे हमने पढ़ा कि कैसे अगर हमने इस चीज को, इस पेन को सर्वाइव कर लिया तो हम आगे इस चीज को रिकॉल करेंगे। पेन तो साथ नहीं रहेगा बट इस चीज को रिकॉल करेंगे। यहाँ पे टाइम का एक बहुत अच्छा यूज किया गया है। टाइम की एक खासियत है कि ये टेम्पररी होता है, ये ट्रांसिएंट होता है। अब ये श्राप की तरह भी यूज कर सकते हैं हम इसे, और एक बेन की तरह भी यूज कर सकते हैं, बून की तरह भी यूज कर सकते हैं, सॉरी, ठीक है। कि ये बीत जाएगा, वक्त है, बीत जाएगा। अब बुरा वक्त है, ये बीत जाएगा, ये तो अच्छी बात है। बट कोई अच्छा वक्त है, वो बीत जाएगा, ये बुरी बात है। राइट? डू यू अंडरस्टैंड इट? सो इट डिपेंड्स। अलाइनेशन एंड आइसोलेशन की बात की गई है। बॉडी और माइंड स्प्लिट की बात की गई है। एक फ्रैक्चर्ड सेल्फ की बात करी गई है यहाँ पे। इनएफेबिलिटी ऑफ पेन की बात की गई है, कैसे लैंग्वेज स्ट्रगल करती है इस ट्रॉमा को कैप्चर करने के लिए। रेसिग्नेशन एंड सरेंडर की बात की गई है। मूव ऑन की भी बात की गई है इसमें लास्ट लाइंस में, ओके। अब साइकोलॉजिकल स्टेजेस ऑफ ट्रॉमा कौन सी होती है? शॉक, नमनेस, डिटैचमेंट एंड रिलीज। तो इन सभी स्टेजेस को वन बाय वन हमने स्टेंजाज में डिस्कस किया। यहाँ पे स्टेंजा में ये वर्ड्स यूज नहीं किए गए हैं, बट इनसाइड मीनिंग अगर हम और डीप जाएं तो हमें रियलाइज होगा कि ये शॉक, नमनेस, डिटैचमेंट, रिलीज, ये सारी चीजें हमने पोम में पढ़ी हैं वन बाय वन। कुछ लोग जो हैं, कुछ स्कॉलर जो हैं, वो इस पोम को देखते हैं एज अ इंटरनलाइजिंग ग्रीफ ऑफ वुमेन इन 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में वुमेन जिस ग्रीफ से जा रही थी, कहीं ना कहीं ये पोम जो है उस साइड इशारा करती है, ओके। नाउ कुछ कीवर्ड्स पोम के लिए। लिरिक पोम, ये एक लिरिक पोएम है जहाँ पे शॉर्ट पोम जो एक्सप्रेस करती है थॉट्स को, फीलिंग्स को एक सिंगल स्पीकर के। ये एलर्जी भी है, ओके। एलर्जी जो होती है वो एक ट्रेडिशनल वन होती है, एक लेमेंटेशन की पोम होती है किसी डेड पर्सन के लिए या फिर किसी लॉस के लिए। सो ये ट्रेडिशनल नोशन में नहीं है, बट इन सम वेट इट्स एन एलर्जी, बिकॉज यहाँ पे ट्रॉमा, मॉर्निंग और लाइफ की फॉर्मल फीलिंग की बात की गई है। एल्यूजन वर्ड भी यूज कर सकते हैं पोम के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्राइस्ट के पैशंस की बात करी गई है। अब इसके प्रेज में हैरोल्ड ब्लूम ने क्या कहा? He said कि Dickinson's it wasn't the poem is Dickinson's attempt to give form to formless suffering। जो suffering होती है वो एक abstract चीज होती है जिसको पोइट ने बहुत ब्यूटीफुली एक फॉर्म देने की कोशिश की है। एलन टेट ने कहा, calls this poem one of the perfect poems in the English language। और एलन टेट ने, ये आपको दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है याद करने, एंड इफ यू मेंशन देम दैट्स अ ब्राउनी पॉइंट फॉर यू, ठीक है। आई एम सेइंग दिस। सो वन ऑफ द परफेक्ट पोम्स है ये इंग्लिश लैंग्वेज की, ऐसा एलन टेट ने कहा, क्योंकि इट एम्बॉडीज पैरालिसिस आफ्टर ओवरवेलमिंग पेन। अब कुछ एक्स्ट्रा और चीजें। 1862 जिस टाइम पे अराउंड जिस टाइम इस पोम को लिखा गया, वो डिकिंसन के लिए कैसा ईयर था? वो बहुत इंपॉर्टेंट ईयर था डिकिंसन के लिए। बाय हमने अपनी फर्स्ट एमिली डिकिंसन के इंट्रोडक्शन वाली पोम में पढ़ा था कि कैसे एमिली डिकिंसन का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट था, वो सिविल ईयर्स वाला, सिविल वॉर वाला। तो 1861 से 65 वाला टाइम एमिली डिकिंसन के लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव था। उनमें से 1862 भी आता है, जिस ईयर को ईयर ऑफ क्राइसिस भी कहा जाता है, ओके। इस अकेले ईयर में एमिली डिकिंसन ने 300 पोम्स को लिखा, एंड टोटल पूरे 5 सालों में 900 पोम्स को लिखा था, ओके। थीम्स जो थी उन्होंने टच किया थीम्स को, दोज वर सफरिंग, लॉस, मोर्टेलिटी,
morality in her life, reflecting both her personal struggles and the turbulent backdrop of American Civil War. कुछ लोगों ने बिलीव किया कि वो लव में फेल हो गई थी क्योंकि उनके कुछ लेटर्स थे जो कि मास्टर नेम के बंदे को लिखे गए थे, एड्रेस किया गया था एज अ मास्टर, बट वहाँ पे कोई नेम नहीं था। इंटेंस आइसोलेशन की बात की गई है, विटनेस फ्रेंड्स एंड नेबर्स डाइंग यंग, उन्होंने देखा उनके पास के लोग नियर एंड डियर वंस बहुत जल्दी मर रहे थे जब वो यंग थे, एंड शी वाज आल्सो यंग, तो वो ऐसी चीज़ों को फेस कर रही थी। तो कहीं ना कहीं उनकी पोइट्री में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है हमें, इन सब चीज़ों का इफेक्ट। डार्क ग्लूमी साइकोलॉजिकल क्राइसिस इन किन इमेजेस से शो किए जाते हैं इस पोम में? टूम्स के इमेजरी में लेड, क्वार्ट्स, फ्रीजिंग, लेटिंग गो। ब्लड सेंस ऑफ टाइम है पोम में, जो कि मिरर करती है डिसओरिएंटेड स्टेट ऑफ एक्सिस्टेंस। अब टाइम का कोई पता नहीं चल रहा है, उसमें बोल रहे हैं कि ये कल ही हुआ था या बहुत टाइम हो गया इस बात को, तो हम बहुत ज़्यादा ग्रीफ में होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, राइट। सो यहाँ पे ये पोइट की रियल लाइफ को भी हाईलाइट कर रही है, हर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस और स्टेट ऑफ एम्बिग्यूटी ड्यूरिंग दिस इंटेंस ईयर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है, शी ट्रांसफॉर्म पर्सनल एंग्विश को उन्होंने यूनिवर्सल बना दिया, जिससे सब रिलेट कर सकते हैं। अगर मैं इस पोम को पढूं तो कहीं ना कहीं मैं भी इससे रिलेट कर पाऊंगी। कभी ना कभी हमें लाइफ में दुख तो होता ही है, तो हम रियलाइज कर सकते हैं कि यार उस दुख से मैं कैसे निकली थी, कितना बेकार टाइम था यार, वो पता ही नहीं चला बीत गया, कितना टाइम हो गया यार उस बात को, लाइक दैट। ओके, अब शी ट्रांसफॉर्म पर्सनल लैंग्वेज को उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया एक आर्ट में, लीविंग इनडेलिबल इम्प्रिंट्स इन आवर माइंड। अभी पोम हमें बहुत टाइम तक याद रही, आई होप आपको भी याद रहे। नेक्स्ट, इन 1862 डिकिंसन रीच्ड आउट लिटरेरी फिगर। थॉमस डिकिंसन के वो पास जाती हैं और वो बोलती हैं कि आप इतनी ज़्यादा बिजी हो कि हमें वर्स को नहीं देख सकते, आई मीन पोम को नहीं देख सकते हो। सो ये भी हाईलाइट करती है कहीं ना कहीं हर सर्च फॉर रिकग्निशन ड्यूरिंग हर क्राइसिस ईयर। ऑल्सो यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि एमिली डिकिंसन की लाइफ से रिलेटेड है। अब हमने इतना कुछ पढ़ा एंड हमने देखा कि एमिली डिकिंसन ने कितनी डीपली हमें सारी चीज़ों के बारे में बताया। सो हाउ कुड शी टेल अबाउट इट सो डीपली? तो यहाँ पे एक इंस्टेंस दिया हुआ है कि कैसे उन्होंने एक लेटर लिखा सैमुअल बॉल्स को 1862 में। उस लेटर में उन्होंने बताया उनके ब्रदर के फ्रेंड की डेथ के बारे में, फ्रेजर स्टर्न्स के बारे में, एंड उन्होंने बताया कि कैसे ऑस्टिन चिल हो गया, उसे एक सदमा टाइप लग गया है अपने फ्रेंड के मर्डर से, एंड वो बार बार एक ही चीज़ को दोहराता रहता है, दैट फ्रेजर इज किल्ड, फ्रेजर इज किल्ड, जैसे कि उसके फादर ने बोला था उसे। सो इट्स अ साइकोलॉजिकल स्टेट जो कि एमिली डिकिंसन ने खुद अपनी आंखों के सामने देखी अपने भाई की। सो शी कुड पोर्ट्रे इट वेरी वेल इन दी पोम। ओके, हम ऐसा कह सकते हैं। So we can say the poem's finely deployed psychological observations may have begun with an experience which brought the Civil War close to home. एक तो होता है कोई चीज़ बाहर ही हो रही है, एक हो रही है कि किसी चीज़ का इफेक्ट हमारे घर में भी पड़ रहा है, तो हम उस चीज़ को बहुत अच्छे से जानेंगे, पहचानेंगे। सो इट हैपेंड विद एमिली डिकिंसन, जिन्होंने डेथ को बहुत क्लोजली देखा और लोगों को देखा और उनकी साइकोलॉजिकल स्टेट को देखा, और उन्होंने बहुत फाइनली इसको पोर्ट्रे किया अपनी पोम में। You should mention these points in the answer. Okay, that's all for today. So keep learning and keep watching. And if you have any queries, doubts, comments, please write below or you can mail me. Thank you so much.